हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे हम लोग 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक करने में मज़ा तभी आएगा जब आप अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को पढ़े होंगे। ठीक है, टॉपिक को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इस टेस्ट को लगाइए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? खुद को सुल्तान कब घोषित किया था? ध्यान दीजिएगा, घोषित करने की बात की जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, 19 जुलाई 1296 को घोषित किया था। और हम आगे बताएंगे आपको कि वो सुल्तान कब बना। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1325 ईस्वी, ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे और आपको लगे कि एक क्वेश्चन गलत है, तो आप उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नीचे कमेंट करिएगा, ताकि हम उसको रिव्यू करके उसको पिन कर सकें। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जूना खां। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी विधिवत रूप से दिल्ली के राज सिंहासन पर कब बैठा? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने घोषणा किया था 19 जुलाई 1296 को, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा 20 अक्टूबर 1296, यानी सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। तो अगर आपसे पूछे कि कब बैठा, तो 1296 20 अक्टूबर को, और घोषणा कब किया, तो 19 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अली और गुरसास्प, यहाँ पे अली गुरसास्प, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में मालवा प्रदेश के भीलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे आरिज ए ममालुक एवं कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अवध का। ठीक है, अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य जो अभियान था वो देवगिरी के विरुद्ध था, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? यहाँ पे सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक थे, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक रामचंद्र था, जो कि कौन से वंश का था? 1296 में देवगिरी पर आक्रमण करने के समय रामचंद्र जो था वो यादव वंश का था। ठीक है, यादव वंश, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू सुल्तान को राय रायन की उपाधि दी थी? राय रायन की उपाधि दी गई थी किसे? रामचंद्र देव, ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। दक्षिण विजय करने के लिए मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक काफूर, जिसको हज़ारे दिनारी के रूप में भी जाना जाता है। मदुरै तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को ही जनरल नियुक्त किया था। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। किसने 1297 में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था किसने? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के साथ उस दक्षिण अभियान के समय उसके साथ था? सही आंसर ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने आशिका नुह सिपिहर, किरान उसासदेन एवं खजाइन उल फुतू की रचना की है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आशिका और नूर सिपिहिर आपको याद रखना है। ये सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? किस भाषा को? तो खड़ी बोली, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में
भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया? भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? जितने भी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देखेंगे वो हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक अच्छे तरीके से बस ध्यान से सुनिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके रखिए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ज़रूर क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी अस्सिका लिखी थी? अस्सिका को लिखा था किसके आदेश पर? ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, खिरज का। ठीक है, खिरज का। अगला क्वेश्चन कि मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी किसके दरबार में था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये कथन कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सी विल बी अ राइट आंसर। घरित अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया था? मवेशियों पर भी कर लगाया था दिल्ली के किस सुल्तान ने? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर भी कर लगाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित किया था कौन सी उपाधि दे करके? उलूग खां। ऑप्शन डी, उलूग खां। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक को ही। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके क्या रखा था? दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से राजधानी को दौलतागिरी ले गया और दौलतागिरी का नाम बदल करके यानी कि दिल्ली से देवगिरी ले गया और देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो बी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला प्रश्न, बाजार नियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? बाजार नियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। सी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियमन प्रणाली को स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्टार्ट किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था? देखिए, दीवाने मुस्तखराज जो कि एक विभाग था, भू राजस्व विभाग था, और इसको स्टार्ट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी किस लिए? तो ये था बकाया लगान की वसूली करने के लिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया? दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया, बताइए किसने? नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया किसने? तो सी को टिक करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इक्ता प्रथा को किसने स्टार्ट किया था ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। इक्ता प्रथा को किसने स्टार्ट किया था? दिल्ली सल्तनत के कौन से पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद कब स्थानांतरित किया? दिल्ली से देवगिरी जो स्थानांतरित किया गया था, इसका नाम दौलताबाद रखा गया था, ये कब किया गया? ऑप्शन सी, 1327 ईस्वी में। ठीक है, 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया? देखिए ये किस तरह से किया गया। पहले दिल्ली से दौलताबाद ले गया 1327 में, और फिर से दौलताबाद से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया 1335 ईस्वी में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके समय में? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहा था? दूसरा सिकंदर सानी किसने कहा था? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर कहा करता था। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा दौलताबाद मोहम्मद बिन की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था, ये किसने कहा था?
तो लेनपुल ने कहा था, ठीक है, लेनपुल ने कहा, ऑप्शन सी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया? किस इतिहासकार ने बताया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एल्फिंस्टन, ठीक है, एल्फिंस्टन ने ही कहा था मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे राइट आंसर बन देगा। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उनका नाम था जफ़र खां, ठीक है, जफ़र खां, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा है? पागल बादशाह कहा है? ज़ियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा है? दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट वन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सीमा के रूप में था सिंधु। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का नामकरण खिरजाबाद किसने रखा था? खिरजाबाद किसने रखा था? तो ये नाम रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक, ऑप्शन बी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और तत्काल बाद शासन किया था? यानी खिलजी के बाद, खिलजी के पहले कौन थे, खिलजी के बाद कौन थे? तो खिलजी के पहले गुलाम वंश और खिलजी के बाद तुगलक वंश, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित तुगलकी राजवंशों के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर के तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? टोकन मुद्रा बनाई थी किस देश से? ये उदाहरण लेकर के चाइना से, ऑप्शन सी। भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने स्टार्ट किया? चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाया था, जिसको हम लोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में भी जानते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट पूछ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा कब चलाया था, तो 1329 से 1330 ही आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था कब? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया? कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसको हम लोग दीवाने कोही या फिर दीवाने अमीर कोही के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। किताब उल रहला का लेखक कौन है? किताब उल रहला के लेखक हैं इब्न बतूता, जो कि मोरक्को यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आ रहा था। उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? उनका नाम था जिन प्रभु सूर, यानी ऑप्शन डी। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के ही मृत्यु पर यह बात कही गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक, ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? यहाँ पर भी सही आंसर बनेगा फिरोज शाह तुगलक ही, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन ए। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर, देखिए ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि हक ए सर्व क्या था, तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था। लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था?
यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर स्टार्ट किया था, सिंचाई कर, जिसको हम लोग हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट वन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ये किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था अनुवाद विभाग। ऑप्शन ए। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? सोने का स्तंभ कहा था फिरोज शाह तुगलक। तो 73 MCQ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया और मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेगा, बस आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि यहाँ पे आपको इस तरह की रोजाना न्यू कंटेंट मिलती रहे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।